नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 286 या पार्ट नंबर 285 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 8 जो है ना यहाँ पर 19 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से देखिए 5 जो है ना 13 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 7 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो यहाँ पर 7 है ना वो किसे से समित होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। 8 ले यहाँ पर यानी 19 कैसे हो रहा है। ठीक है देखिए तो 8 को क्या करते हैं, 8 में 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी के 16 होता है। और 16 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ देंगे, कितना क्या है 19 क्या है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 5 लेके और 13 हो रहा है, तो 5 में करते हैं 2 से गुना करेंगे, तो 5 दूनी के 10 हो गया। और 10 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे, तो कितना क्या है 13 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 7 दिख रहा है, तो 7 में भी क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे। देखिए तो 7 में जब 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी के 14 हो गया, और 14 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपको 17 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बाहर आ जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी 5 लेके हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है, 12 से यहाँ पर क्या हो रहा है 26 हो रहा है, 26 ले यहाँ पर 54 हो रहा है, 54 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर आपको 222 हो रहा है, 222 ले यहाँ पर 446 हो रहा है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 5 लेके लिख रहे हैं यानी 12 लिख रहे हैं। तो 5 में क्या करते हैं, 5 में अगर 7 को जोड़ देंगे कितना क्या है 12 आ गया, और 12 से क्या लिख रहे हैं 26 लिख रहे हैं। तो 12 में अगर क्या करते हैं यहाँ पर 14 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है 26 आ गया, और 26 लेके लिख रहे हैं 54 लिख रहे हैं। तो 26 में यहाँ पर क्या करते हैं यानी 28 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है यहाँ पर आपको 54 आ गया। तो 54 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो कि अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए तो यहाँ पर एक बार नीचे ध्यान से देखिए, 7 लेके हो रहा है 14 हो रहा है, तो 7 ले 14 तो यानी 7 में 2 से गुना करेंगे 14 आ गया, और 14 से क्या लिख रहे हैं 28 लिख रहे हैं। तो 14 में भी 2 से गुना करेंगे 28 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं 54 में भी क्या करते हैं 2 से गुना कर लेते हैं। जब 54 में 2 से गुना करेंगे तो 28 हो गया ना, तो 28 में 2 से गुना करेंगे। ठीक है तो 28 में 2 से गुना करेंगे तो 28 दूनी कितना होता है 56 होता है, यानी 56 को क्या करेंगे 54 में जोड़ेंगे। जब 56 को 54 में जोड़ेंगे तो कितना क्या 6 4 10 हो गया। ठीक है और यहाँ पर क्या गया 5 दूनी के 10 से 11 आ गया, यहाँ पर कितना का 110 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 110 हो गया। और 110 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं तो 222 लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 56 लिख रहे हैं। तो 56 में भी क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे। देखिए जब 56 में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना क्या है यानी 112 आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो देखिए 110 है ना, 110 में क्या करते हैं 112 को जोड़ेंगे तो कितना देगा 222 आ जाएगा। और 222 लेकर लिख रहे हैं तो यहाँ पर 446 लिख रहे हैं। तो 222 में भी क्या करते हैं, तो 222 में यहाँ पर 224 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है 46 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 112 गया ना, अब 112 में क्या करते हैं 222 लिख रहे हैं, तो 112 में भी 2 से गुना कर देंगे तो कितना देगा 224 आ जाएगा। 12 दूनी के 24 हो गया, 100 दूनी के 200 हो गया। ठीक है आपसे वही बोला था कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा, तो 110 हो जाएगा। 110 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 3 दिसंबर 2010 को रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करे, यहाँ पर बोल रहा है कि 3 जनवरी जो 3 दिसंबर है ना, 3 दिसंबर 2010 को जब रविवार था तो 3 जनवरी 2011 को बताना कि कौन सा दिन होगा। ठीक है यानी कौन सा दिन था। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 दिसंबर लिख रहे हैं। ठीक है यानी 3 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन है, रविवार था। तो आपको 3 जनवरी 2011 को बताना है कि कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या रखते हैं
यहाँ पर क्या लिखते हैं, 3 दिसंबर लिख रहे हैं, ठीक है। ये 3 दिसंबर हो गया, ठीक है। ये दिसम, ठीक है, दिसंबर दिख रहा है, यानी 3 दिसंबर 2010 हो गया, 2010 है, ठीक है। ये कौन सा दिन है, तो रविवार है, रविवार हो गया, ठीक है। ये रविवार है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है, आपको पूछा है कि 3 जनवरी को पूछा है, ठीक है, जनवरी यानी 3 जनवरी 2011, ठीक है। ये 2011 ना, यहाँ पर 2011 को कौन से दिन है आपको इसी को बताना है। आप देखिए तो 2000, देखिए यहाँ पर 3 दिसंबर 2010 ले लेकर और 3 जनवरी 2011 तक के कुल दिनों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। जैसे लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर आप लिख लीजिए 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर 2010 ले लेकर और 3 जनवरी 2011 तक के कुल दिनों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। कुल दिनों की संख्या निकालेंगे तो दिनों की संख्या कितना गया, देखिए 3 दिसंबर दिख रहा है, तो दिसंबर में कितने दिन बच गया, तो दिसंबर में आपको 28 दिन बच गया, ठीक है, क्योंकि 31 का महीने लगता है, 28 दिन बच गया। फिर इसके बाद में प्लस करेंगे, अब 3 जनवरी दिया है तो दिसंबर के बाद में क्या आएगा, जनवरी आएगा ना, तो दिसंबर तो लास्ट खत्म हो गया ये, तो जनवरी 2011 आ गया, ठीक है। तो 3 जनवरी बोल रहा है, तो 3 जनवरी इसको भी ले लेंगे, ठीक है। अब दोनों को ले लिए, इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 31 आ गया, जोड़ने के बाद में कितना आ गया 31, और जब 31 आ गया 31 में क्या करेंगे, ये 31 दिन आ गया, ठीक है। 31 यहाँ पर दिन को रख लेंगे, 31 दिन आ गया। जब 31 दिन आ गया ना, तो आपसे क्या करें, 31 दिन इधर दिन में आ गया, लेकिन एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होता है, इसको भाग कर लेंगे, ठीक है। जैसे भाग करेंगे, देखिए यहाँ पर 7 हो गया और 7 में क्या करेंगे 31 ले भाग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 31 ले भाग लगाएंगे तो कितना गया, यानी 7 चौक 28 आ गया, 4 मिनट में कट गया, ये 28 मिनट में कट गया, ठीक है। ये 28 हो गया। इनको क्या करते हैं, एक काटकूट यहाँ पर 3 हो गया, जब 3 यहाँ पर क्या हो गया, ये शेषफल हो गया, ठीक है। यहाँ पर शेष ये फल दिख रहा है, ये शेषफल हो गया। जब शेषफल 3 बच गया ना, तो जब शेषफल 3 बच गया तो 3 को क्या करेंगे, दिसंबर वाला में जोड़ देंगे, यानी 3 दिसंबर 2010 में जोड़ेंगे। जब जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना रहेगा, तो देखिए तो यहाँ पर बुधवार आ गया, क्योंकि रविवार में रविवार में 3 को जोड़ेंगे तो रविवार के बाद में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है। ये क्या आ गया, यहाँ पर बुधवार आ जाएगा, ठीक है। ये बुधवार दिया है, यहाँ पर आपको बुधवार हो गया। तो आपसे वही बोला है कि देखिए 3 दिसंबर 2010 को तो रविवार था, लेकिन यहाँ पर 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पर बुधवार था। तो बुधवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बुधवार दिया है, तो आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से, नहीं देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, ये पांचों शब्द को सही क्रम में बताना है, ठीक है। शब्दों का सही क्रम बताना है, यानी सही देखिए यहाँ पर शब्दों का सही क्रम, तो इसको क्या देखेंगे, पांचों शब्द में देखिए क्या क्या दिख रहा है, ये बिहार दिख रहा है, नागालैंड दिख रहा है, उत्तर प्रदेश दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है और असम दिख रहा है। इन पांचों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या करेंगे ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, यानी क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल के यहाँ पर दृष्टि हो गया, दृष्टि, ठीक है, ये दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, यानी सभी दृष्टि से, सभी दृष्टि से सभी, ठीक है। सभी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, राज्यों, ठीक है, सभी राज्यों, सभी राज्यों की, ठीक है, सभी राज्यों को, सभी राज्यों को लिखते हैं, ठीक है, सभी राज्यों को, ठीक है। सभी राज्यों का करेंगे यहाँ पर आपको घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए घटते, ठीक है, क्रम में, यानी घटते क्रम में, ठीक है, क्रम लिखेंगे, लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, ये 5 शब्द है, पांचों शब्द को घटते क्रम में, क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो बिहार हो गया, नागालैंड हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि घटते क्रम में लिखेंगे, यानी सबसे बड़ा इसमें कौन सा राज्य दिख रहा है, इन सबसे बड़ा इसमें कौन सा राज्य दिख रहा है, ठीक है। देखिए पांचों शब्द में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो राजस्थान दिख रहा है, ठीक है। राजस्थान कितने पदी है, 4 पदी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिए, उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया है, तो यहाँ पर कितने में दिया है, तो सी में दिया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया है, बिहार दिया है, ठीक है, बिहार कितने पर दिया है, ए पर दिया है। और बिहार के बाद में क्या आ गया यहाँ पर,
असम आ गया, ठीक है। क्या है क्या, असम, असम ई पर दिया है, ठीक है। उसके बाद में बी दिया है, बी कितने पर दिया है, तो यहाँ पर नागालैंड में दिया है, ठीक है। ये बी हो गया नागालैंड, तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, ये आपको बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इन पांचों शब्द को क्या करेंगे, सही क्रम में सजा दिए। सही क्रम में कैसे सजाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी घटते क्रम में चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा क्या हो गया, तो सबसे बड़ा राजस्थान है, राजस्थान से छोटा कौन सा है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से छोटा कौन सा है, बिहार है, और बिहार से छोटा कौन सा है, यहाँ पर असम है, ठीक है। असम से भी छोटा कौन सा है, नागालैंड है। यानी यहाँ पर घटते क्रम में बना दिए। जब घटते क्रम में रख दिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है कि डी सी ए बी बी। देखिए तो डी, यहाँ पर तो डी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हाँ 2 गो में डी दिख रहा है, लेकिन डी सी आ रहा है, ठीक है। ई आ रहा है, नहीं हमको ए आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि इस तरह के जो प्रश्न है ना, इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दी रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखेंगे, इसमें कौन सा दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको बड़ी संख्या दिख रही है, यानी इसको बड़ी संख्या थी, यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे से क्या करेंगे, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञात करेंगे, यानी बड़ी संख्या है। देखिए 2 को 3 को 4 को आपस में क्या करेंगे कि 24 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो 24 आएगा, नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, गुना करके देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर गुना क्या करते हैं, इनको भी गुना करेंगे, इनको भी गुना करेंगे, तो बराबर हमको आना चाहिए, ठीक है। 2 हो गया, फिर गुना कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 4 दिख रहे हैं, और बराबर में 24 आ गया। देखिए तो 4 3 12 12 3 24, हाँ गुना करने पर 24 आ जा रहा है, ठीक है। गुना करने पर 24 आ जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर इसको गुना करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 8 9 कितना गया, 8 9 72, 72 में 5 ने गुना करेंगे, हाँ आ गया, ठीक है। 504 आ जा रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे, 9 गुना कितना कर रहा है, 8 गुना कर रहा है, फिर यहाँ पर 7 गुना कर रहा है, बराबर में गुना करने के बाद में कितना रहा है, तो 500 यहाँ पर आपको 4 आ जा रहा है, ठीक है। 504 आ गया। उसी प्रकार से सब क्या करेंगे, इसमें भी गुना कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 5 गुना क्या दिख रहा है, फिर यहाँ पर गुना करेंगे, ये 6 दिख रहा है, फिर बराबर में हमको कितना लेना है, 30 लेना है। जब 30 लाने के लिए हमको देखिए 6 5 30, इन दोनों को गुना करेंगे तो 30 आ गया है, लेकिन यहाँ पर 30 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब यहाँ पर 6 5 30, 30 में भी गुना 1 से करेंगे तो 30 आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर यहाँ पर 1 भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक दर्पण छायांकित रेखा पर रखा गया है तो निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति है, इन आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे एक किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो दर्पण है ना वो यहाँ पर आपको जो आकृति दिख रही है, इस आकृति को दर्पण में देखते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको एक दर्पण दिखा हुआ है, यहाँ पर एक दर्पण है। अब इस आकृति को देखते हैं। देखिए इस आकृति को जब दर्पण में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ए को जब हम दर्पण में देखेंगे ये आपको इसी प्रकार से दिख जाएगा। अगर डी को देखेंगे तो डी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। एन को देखेंगे, देखिए तो एन को कैसे दिखेगा, तो एन आपको देखिए ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। एन ऐसे दिखेगा, दर्पण में देख रहे हैं, ठीक है। ए को क्या दिखेगा, आपको उसी प्रकार से दिखेगा। अगर पी को देखिएगा तो पी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति है, जब इसी आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे तो इस तरह से दिख जाएगा। तो इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर किस आकृति में दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए कि इसमें दिख रहा है, तो ए हो गया, डी हो गया, एन हो गया, ए हो गया, पी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी रेलगाड़ी जो है ना यात्रा से समित है, उसी प्रकार से बताना है कि पेन जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर रेलगाड़ी में यात्रा लोग करते हैं, ठीक है, यानी करता है, रेलगाड़ी में यात्रा करता है। तो पेन से क्या करेंगे, पेन से लिखता है, ठीक है, यानी पेन से लिखना हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, लिखना, ठीक है,
ये लिखना हो गया। पेन से क्या होगा, लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी तो यात्रा करते हैं, रेलगाड़ी में क्या होता है, रेलगाड़ी में, ठीक है, देखिए रेलगाड़ी में यात्रा करता है, ठीक है, यात्रा करता है। उसी प्रकार से पेन, पेन से क्या करते हैं, लिखता है। तो पेन के लिखना, लिखना को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और यहाँ पर 10 मीटर चलने के बाद दाईं ओर, देखिए बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 मीटर चलने के बाद पुनः फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। वह अंत में किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाएंगे जो कि यहाँ पर पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे में यहाँ पर आपको दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, देखिए दक्षिण में, देखिए बोल रहा है ना कि दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, वो दक्षिण की तरफ चलते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति को रखते हैं, ये दक्षिण की तरफ चलेंगे, दक्षिण की तरफ नीचे चलता है, ठीक है, दक्षिण तक क्योंकि नीचे दिख रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। 10 मीटर, मान लीजिए यहाँ पर 10 मीटर चला, लेकिन वो क्या किया, बाईं मुड़ जाता है। जब दाहिने मुड़ेंगे तो आपको इधर चलेंगे, हमको बाईं मुड़ना है, बाईं मुड़ जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है। और मुड़ने के बाद बोल रहा है कि 15 मीटर चलना, देखिए बाईं मुड़ जाता है, ठीक है, और 15 मीटर चलने के बाद, तब 15 मीटर चलने के बाद, मान लीजिए यहाँ पर 15 मीटर चला दिए, इसी में क्या करते हैं 15 मीटर चला दिए, ठीक है, 15 मीटर चल गया है। चलने के बाद में पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर क्या किया कि फिर बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है। अब मुड़ने के बाद बोल रहा है कि वो अंत में किस दिशा में जा रहा है, वो अंत में किस दिशा में, यानी आपको किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर कौन सा दिशा दिख रही है, तो ऊपर में आपको उत्तर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया, यानी अभी वो उत्तर दिशा में जा रहा है। तो उत्तर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर सब्जी दिया है, गोभी दिया है, आलू दिया है, इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन यहाँ पर सब्जी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको सब्जी दिख रहा है, ठीक है, ये सब्जी हो गया, सब्जी हो गया, ठीक है, सब्जी दिख रहा है। सब्जी के अंदर में ही अभी आपको गोभी भी आते हैं, सब्जी के अंदर में आलू भी आते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जी के अंदर में गोभी और आलू दोनों हो जाएगा, ठीक है। ये क्या दिख रहा है, गोभी दिख रहा है, और यहाँ पर एक क्या दिख रहा है, आलू दिख रहा है, ठीक है, आलू दिख रहा है। ये दोनों आपको क्या दिखेगा, सब्जी के अंदर में ही दिखेगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे चित्र X में कुछ अवयव दिए गए हैं जिसके बाद 4 विकल्प आकृति दी गई है। बोल रहा है कि वह आकृति ज्ञात करो जिसे यानी X के दिए गए अवयवों से बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिए कि नीचे देखिए ये आपको प्रश्न आकृति दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दिया, ये उत्तर आकृति दिया है। आपको बताना क्या है, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बोल कर रहा है, ये बोल रहा है कि जो प्रश्न आकृति है ना, यानी प्रश्न आकृति आपको दिख रहे हैं, यानी इसमें क्या दिख रहे हैं, 4 टुकड़ा दिया है, ठीक है। इन चारों टुकड़ा से यानी चारों आकृति से मिलाकर इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति बनाई जा सकता है, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, जो आपको ये आकृति दिख रही है ना, इस आकृति से कौन कौन सा जो टुकड़ा ही मिलाएंगे कि आकृति ये बनेगा। देखिए तो इस टुकड़ा को मिलाने के बाद में कौन आकृति बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर इसको देखिए, इसको देखिए, इस आकृति को, इस आकृति को, इस आकृति को, और यहाँ पर इस आकृति को देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो क्या ए में दिख रहा है, देखिए ये आपको इस प्रकार से दिख रहा है, इस तरह का आकृति इसमें कहीं दिया नहीं है, यानी इसका मतलब कि ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा। बी में देखते हैं, बी में देखते हैं तो बी में क्या दिख रहा है, तो बी में आपको देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए इस तरह का ये आकृति दिख रही है, ठीक है, ई वाला आकृति है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे ई वाला आकृति, देखिए यहाँ पर ई वाला है ना, ई वाला को ई वाला दिख रहा है, ध्यान से देखिए, और देखिए ई वाला जो दिख रहा है, ई वाला आपको ई वाला आकृति दिख रही है, ठीक है। और ई जो छोटा वाला दिख रहा है ना, ये आपको यहाँ पर ई वाला दिख रहा है, यानी इसके क्या बन रहा है, बी में बन रहा है, यानी इन चारों आकृति से मिलाकर ये क्या दिख रहा है,
यहाँ पर एक प्रश्न आकृति है, ठीक है। ये प्रश्न आकृति को चारों टुकड़ा को मिलाने के बाद में ये आपको ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, यानी इस तरह का आकृति बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ यहाँ पर माइनस और भागा का अर्थ प्लस हो तो यहाँ पर समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। और इस प्रश्न के चिन्ह पे बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको समीकरण दिया ना, इन समीकरणों को कौन सा चिन्ह बदलने के बाद में आपको समीकरण को सही करना है। देखिए चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है। जो चिन्ह बोल रहा है समीकरण में चिन्ह को बदल देंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना। देखिए प्लस के जगह पर यहाँ पर गुना रख लेंगे। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ भागा दिए, तो माइनस के जगह पर यहाँ पर भागा रखेंगे। और बोल रहा है कि गुना का अर्थ क्या दिए, माइनस, तो गुना के जगह पर माइनस रखेंगे। और भागा के अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, तो भागा के जगह पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9 हो गया, फिर गुना कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर भागा प्लस दिख रहा है ना, प्लस कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर भागा यहाँ पर 4 दिख रहा है, फिर माइनस कितना दिख रहा है, या माइनस आपको कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह दिए, ठीक है, प्रश्नार्थक चिन्ह दिए। अब देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 दूनी के 8 हो गया, ये 2 मर्त में कट गया। देखिए 8 नंबर कितना है, ये 72 हो गया, और 72 प्लस कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, माइनस यहाँ पर 9 दिख रहा है, बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह। अब देखिए 72 में 2 जोड़ेंगे तो कितना दिख रहा है, ये 74 दिख रहा है। 74 माइनस कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। जब 74 में से 9 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 65 बच गया। कितना गया, 65 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो 65 हो गया। तो 65 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए सी बी की पत्नी है, यानी ई सी का बेटा है, और ए बी का देखिए भाई है, तो यहाँ पर डी का पिता है, तो ई का डी से क्या, ई डी के क्या संबंध है, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए दिख रहा है कि जो ए है, देखिए सी जो है ना, सी और बी की पत्नी है, जो सी है वो बी की पत्नी है। तो मान लीजिए यहाँ पर सी को रखते हैं, सी क्या है, बी की पत्नी है, तो बी की पत्नी कौन हो गया, यहाँ पर सी दिख रहा है, ए पत्नी हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि ई जो है ना सी का बेटा है, लेकिन ई जो है वो सी का बेटा है, तो सी का बेटा कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है, यहाँ पर ई को रखेंगे, ठीक है, ये बेटा हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि ए बी का भाई है, जो ए है ना वो बी का भाई है, तो बी का भाई कौन दिख रहा है, तो बी का भाई यहाँ पर ए दिख रहा है, ठीक है, ए भाई हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि और डी का पिता है, लेकिन डी का पिता कौन है, ए है, तो डी का पिता है, ठीक है, वो डी का पिता है ना, तो डी का पिता कौन दिख रहा है, या डी का पिता दिख रहा है, हाँ डी का पिता कौन है, इसका पिता कौन दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ए का पिता कौन दिख रहा है, डी दिख रहा है, ये पिता हो गया, ठीक है, पिता हो गया, यहाँ तक ठीक है। देखिए बोल रहा है कि ए और बी देखिए भाई है, तो ए और बी भाई हो गया है, लेकिन जो आपको बी है, ए है, वो क्या है, डी का पिता है, तो डी का पिता कौन दिख रहा है, तो डी का पिता दिख रहा है, तो ए को पिता हो गया ना, नहीं डी का पिता होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर डी का पिता होगा ना, डी का पिता कौन है, तो यहाँ पर ए है, ठीक है, डी का पिता है। देखिए यहाँ पर डी, तो डी रखते हैं, ठीक है, तो डी का पिता कौन है, तो डी का पिता यहाँ पर ए दिख रहा है, ये पिता हो जाएगा, ठीक है, पिता हो गया। तो अब बताना क्या है, बताना है कि ई का डी से के एक डी के साथ क्या संबंध है। देखिए ई को और डी को बताना है कि संबंधित कैसे है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये तो आपस में पति पत्नी है, और इसका ये बेटा दिख रहे हैं, ये तो आपको तीनों हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये पति पत्नी और बेटा गए, तीनों हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये बी का भाई कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है। जब बी का भाई दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, यानी ई क्या बोलेगा, ई इसको क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा, क्योंकि यानी इसका पिता का भाई है, तो ये क्या दिख रहा है, चाचा बोलेगा, ठीक है, ये चाचा बोलेगा। लेकिन देखिए चाचा का एक क्या दिख रहा है, बेटा दिख रहा है डी, यानी चाचा का बेटा क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर डी का पिता कौन है, यानी ए है, तो चाचा का बेटा होगा ना, ये चाचा का बेटा कौन दिख रहा है, यहाँ पर डी दिख रहा है। जब चाचा का बेटा दिख रहा है, और यहाँ पर ई और डी को बताना है समझ कैसा है, ठीक है, नहीं समझ कैसा है, तो चचेरा भाई हो गया, क्योंकि इसके दोनों आपस में भाई बहन भाई दिख रहा है, और इसका बेटा दिख रहा है, ई डी हो गया, तो क्या हो गया, चचेरा भाई हो गया, यानी चचेरा, ठीक है, चचेरा क्या दिख रहा है, भाई दिख रहा है, क्या हो गया, चचेरा भाई हो गया। यानी ई को डी से कैसे समझते हैं, तो चचेरा भाई, तो चचेरा भाई को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 17 गेंदों को यहाँ पर देखिए 720 रुपए में बेचने पर यानी 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल करें, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 17 गेंद को बेचने पर 720 रुपए में बेचने पर ठीक है 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, जिसे 17 गेंद को बेचने पर 720 रुपए मिलता है, ठीक है। तब 15 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि हो जाता है। तो आपको एक गेंद का बताना है, ठीक है, यानी एक गेंद को बताना है कि क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए तो एक गेंद को क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको गेंद दिख रहा है ना, गेंदों की संख्या यानी माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 17 दिख रहा है, ठीक है 17 हो गया, यानी 17 दिख रहा है ना, तो 17 में से क्या करते हैं, यानी 5 दिख रहे हैं ना, हाँ 17 में से 5 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले गेंद को माइनस करेंगे और गेंदों को माइनस करने के बाद में यहाँ पर कितना गया, ये 720 रुपये में हो रहा है, ठीक है, ये 720 रुपये में हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना गया, 12 गया, 7 5 12 गया, और 12 को देखिए 12 गेंदों के यहाँ पर गेंदों लिख लें। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, गेंदों दिख रहा है, ठीक है, यानी गेंदे, ठीक है, गेंदों हो गया, यानी 12 गेंदों का मूल्य कितना गया था, 720 रुपये आ गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर 17 गेंदों के जो 720 रुपये में बेचने के बाद यहाँ पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है। जब हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताना है। जब एक गेंद का क्रय मूल्य बताना है तो यहाँ पर 12 आ गया, यानी 17 में से 5 को माइनस कर लेंगे, गेंद को माइनस करेंगे तो 12 गया, यानी 12 गेंदों का मूल्य कितना गया, यानी 720 रुपये गया। तो जब एक गेंद को निकालना है, ठीक है, यानी एक गेंदों को जब एक गेंदों को निकालना है तो क्या करेंगे, एक गेंद के निकालने के लिए यहाँ पर 720 रखेंगे और बाटा में कितना गया, 12 गया, ठीक है 12 गया, यानी 12 छक 72 हो गया, यहाँ पर 6 मर्त में कट गया तो कितना गया, 60 रुपया गया, कितना गया 60 रुपया गया, यानी एक गेंद का मूल्य कितना गया, 60 रुपया। तो एक गेंद का क्रय मूल्य 60 रुपया गया, तो 60 रुपया देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए पाइप ए एक टैंक को यानी 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि यानी ए पाइप बी दोनों एक साथ यानी खोला जाए तो टैंक के भरने में कितने मिनट लगेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए पाइप, ये बोल रहा है ना कि एक पाइप है जो 80 मिनट में भरता है, ठीक है, मान लीजिए टैंक को 80 मिनट में भर लेता है। जो बी पाइप है उसी टैंक को भरने में यानी 40 मिनट लेता है। जब दोनों को एक साथ खोल देंगे, देखिए बोल रहा है ए और बी को दोनों को एक साथ जब खोल दिया जाए तो टैंक को कितने मिनट में भर देगा, तो आपको इसी को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले ए रखते हैं, ठीक है, ए दिया है, यहाँ पर आपको बी दिया है, ए भी दिया है, ए कितने में लिख रहा है तो 80 मिनट में भर रहा है, बी कितने मिनट में भर रहा है यानी 40 मिनट में भर रहा है। इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर 80 मिनट रखेंगे, ठीक है, 80 मिनट हो गया। जब इसको इधर लाएंगे कितना दिख रहा है, ये 2 हो गया, जब इसको इधर लाएंगे 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। अच्छा इधर भी रखिए चाहे ऐसे रखिए, देखिए ऐसे भी रख लेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, इसको देखिए अगर 80 में 80 से रखेंगे तो एक बात में कट गया, यानी 40 दूनी को 80 होगा, तो यहाँ पर भी 2 रखिए, जो भी आपको आसान लगे वो भी रख लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2 ये कितना आ गया, यहाँ पर आपको 3 आ गया, ठीक है, ये कितना दिख रहा है 3 आ गया। जब 3 आ गया तो आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है, ठीक है, तो टैंक को भरने में कितना लगा समय, आपको वही बोलना है कि देखिए ए बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना मिनट लगेंगे, तो एक साथ खोलते हैं, जब एक साथ खोलेंगे तो कितना दिए, यहाँ पर 80 दिए, ठीक है, 80 दिए। जब 80 में से क्या करते हैं 3 को भाग लगाएंगे, तो 80 में 3 को भाग लगाएंगे, यहाँ पर दोनों को खोलना है, तो दोनों को खोलने के बाद में कितना गया, दोनों में देखिए 80 है ना, दोनों को देखने के बाद में 80 है। जब 80 आ गया 80 में 3 से भाग करेंगे, ये कटेगा नहीं। जब इसको क्या करते हैं पूर्णांक में कटेगा, तो पूर्णांक में कितना कट रहा है 26, ठीक है, यानी 26 कट रहा है। फिर यहाँ पर 26 2/3 यानी ये मिनट में दिख रहा है, ठीक है, मिनट में, ये मिनट हो गया, मिनट में भरेगा, यानी आपको कितना भरेगा। देखिए तो यहाँ पर आपको वही बोल रहा है कि ए बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितने मिनट लग गया, तो 26 पूर्णांक 2 में यहाँ पर 3 हो गया, 26 पूर्णांक 2 में 3 मिनट। तो देखते हैं कि ऑप्शन में दिख रहा है 26 पूर्णांक 2/3, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6250 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए एक 6250 रुपये धनराशि है जिसमें 12% की वार्षिक दर भी दिया है और यहाँ पर 3 वर्षों में प्राप्त होने वाले ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मूलधन दे दिया यानी ब्याज दे
दिया और दर दे दिया है। इन तीनों तो दे दिया है। जब तीनों दे दिया तो तीनों में क्या दिख रहा है, जब तीनों दे दिया तो इसका मतलब साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, साधारण ब्याज करता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, साधारण लिखते हैं। ठीक है, साधारण यहाँ पर ब्याज हो गया। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये मूलधन होता है, फिर गुने कितना होता है, समय होता है। ठीक है, फिर समय हो गया, फिर गुने क्या होता है, दर होता है। तो सबसे बाटा में 100 होता है। अब देखिए तो मूलधन कितना दिए, 6250 दिए। ठीक है, और यहाँ पर समय कितना दिए, तो 3 साल दिए, और यहाँ पर दर कितना दिए, तो 12%। इनको सोल्व करते हैं। ठीक है, 100 मर्त में 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए। अगर 5 ले काटेंगे तो 125 मर्त में कट गया, 25 5 125 यानी 625, और यहाँ पर 5 दूनी के 10 कट गया। ठीक है, 10 हो गया। तो अब इसको काटेंगे। ठीक है, अब इसको काट लेंगे। तब 25 एक मार्क में कितना गया, 12 हो गया। और फिर इसको क्या रखते हैं, देखिए तो इनको काटने के बाद में कितना गया, अब तो कट ही गया, अब इसमें नहीं हो रहा। ठीक है, इसको भी काट लिए 125 मर्द में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है, 125 हो गया, फिर गुने 12 हाँ 3। देखिए इसको काटेंगे ना, अभी इसको काटेंगे क्योंकि ये 10 मिनट में कट गया, तो ये भी आपको 6 मिनट में कट गया ना, ये 6 मिनट में कट गया। तो कितना देगा, 36 18 गया। तो यहाँ पर 125 में 18 से गुना कर लेंगे। जब 125 में 18 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर आपको कितना दिखेगा, तो यहाँ पर आपको 2250 रुपये दिखेगा। कितना दिख रहा है, 2250 रुपये। तो आपसे वही बोला है कि यहाँ पर देखिए ये साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज कितना गया, 2250 रुपया। तो 2250 रुपये को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।